नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर जो अकाउंटिंग का टॉपिक है, दैट इज हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे यूनिट 3 के बारे में, जो कि देशीनामा और हमारे पास दूसरा टॉपिक जो होता है डबल एंट्री सिस्टम, उसके दोनों के बीच बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत एमसीक्यू है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हमारे पास है कि देशीनामा पद्धति वॉज प्रीडोमिनेंटली यूज इन विच रीजन ऑफ इंडिया। भारत के अंदर कहाँ पे ये देशीनामा पद्धति जो थी वो ज़्यादातर यूज़ की जाती थी। तो जिसे कहते हैं गुजरात साइड, जो गुजरात राजस्थान जैसे जो है वो हम वेस्ट साइड कहते हैं। तो यहाँ पे देशीनामा पद्धति मैथड थी वो यूज़ की जाती थी। तो आंसर आपके पास जो आएगा वो है वेस्ट साइड। सो आंसर इज सी, वेस्ट। सेकेंड टॉपिक है द रफ बुक इज प्राइमरीली यूज फॉर। जैसे रफ बुक जिसे कहते हैं, तो रफ बुक का मतलब क्या होता है कि जो कच्ची नोंद कहते हैं उसको, यानी कि आप रफ के अंदर आप डेली बेस पे ट्रांजेक्शन कहाँ लिखने जाओगे, तो आप एट द टाइम ऑफ बिजनेस आप जहाँ पे लिखोगे उसे कहेंगे रफ बुक, जो कि इसे कहते हैं डेली ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे लिखे जाते थे। सो आंसर इज बी। फाइनल अकाउंट्स तो कब तैयार होंगे, जबकि सारे अकाउंट्स तैयार हो जाएंगे। टैक्स कैलकुलेशंस जो उसमें नहीं होती, ऑडिटिंग तो उसके बाद की मेथड है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है कि विच ऑफ द प्राइमरी पर्पस ऑफ देशीनामा। देशीनामा का जो प्राइमरी पर्पस क्या था? एक था टैक्स इवेंशन यानी कर की चोरी करना, मॉडर्नाइजेशन, कल्चरल प्रिजर्वेशन या फिर लीगल कॉम्प्लेंस। तो तब कायदे से कुछ नहीं होता था, नहीं लीगल कॉम्प्लेंस तो होगा नहीं, टैक्स की चोरी की बात नहीं थी। ओके, यहाँ पे कल्चरल, ये कल्चर था कि जो भी आप कमाते हो उसको आप नोट करोगे, कितना कमाया कितना खर्चा किया वो यहाँ पे नोट किया रहता था। सो इट्स कल्चरल प्रिजर्वेशन, ये देशीनामा सिस्टम थी, उसका प्राइमरी पर्पस था। अच्छा, उसके बाद है फोर्थ, द टर्म देशीनामा ट्रांसलेट टू व्हाट इन इंग्लिश। देशीनामा जो है उसको इंग्लिश में किस तरह से, यानी कि किस तरह से नाम है। देशीनामा इंग्लिश वर्ड तो है नहीं। सो ट्रांसलेट टू व्हाट इन इंग्लिश, उसे लोकल नेम की तरह कहला जाएगा कि लोकल नेम है जो देशीनामा है। तो देशी मेथड है तो इसको हम देशीनामा कहते थे। ज़्यादातर ये गुजरात में यूज़ की जाती थी और राजस्थान में यूज़ की जाती थी। नेक्स्ट, रोजमिल इज नोन फॉर द रिकॉर्डिंग। रोजमिल कब तैयार किया जाता था? तो रोजमिल जो होता था वो हर रोज़ के लिए, यानी हर रोज़ जो ट्रांजेक्शन होते थे वो जिसमें नोट किए जाते थे उसको हम रोजमिल कहते थे। तो यहाँ पे जो हर रोज़ लिखने जाने वाले ट्रांजेक्शन थे उसे डेली ट्रांजेक्शन्स किए जाते थे, जिसे रोजमिल कहते थे। अगर बैठा मेल होता तो ये बात थी कि मंथली समरीज कह सकते उसको। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट्रीब्यूटेड टू द विक्रम संवत। तो विक्रम संवत क्या है? तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एस्टैब्लिशिंग द ऑनलाइन अकाउंटिंग है, लीडिंग द कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, या फिर प्रिवेंटिंग द हिस्टोरिकल टैक्स है। जैसे कि यहाँ विक्रम संवत की बात करें तो विक्रमादित्य राजा था, उनके पीछे यहाँ पे कैलकुलेशन करना शुरू किया। जैसे कि हम कहते हैं बीसीज या फिर एडी, दैट इज आफ्टर डेथ और बिफोर क्रिस्ट जिसे कहते हैं, ईस्वी सन पूर्वे या फिर ईस्वी सन। तो जो कहते हैं वो यीशु के बाद था, यानी यीशु क्रिस्त की डेथ के बाद वो काउंटिंग शुरू हुआ। इस तरह से विक्रम संवत तो विक्रमादित्य राजा था, उनकी डेथ के आफ्टर ये कैलकुलेशन चला हुआ। सो इट्स एन प्रिवेंटिंग एन हिस्टोरिकल टैक्स। यहाँ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यहाँ प्रिवेंट की जाती है। उसके बाद है इंक्लूडिंग द रिलीजियस एस्पेक्ट इन द अकाउंटिंग सिग्निफिकेंस, बिकॉज यहाँ कौन से है, दैट इज इंक्लूजन ऑफ द रिलीजियस। तो ये कौन सा रिलीजियस एस्पेक्ट यहाँ पे अकाउंटिंग का आता है? तो ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई कॉम्प्लेंस ऑफ रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग नहीं था, या कोई टैक्स बचाने के लिए नहीं था। इट्स एन अलाइंस ऑफ बिजनेस विद द कल्चर, यानी बिजनेस को कल्चर के साथ जोड़ने की जो तरीकी थी वो तरीका यहाँ पे नोट किया जाता था। इसको बिजनेस रिलीजियस एस्पेक्ट्स। अच्छा, उसके बाद है विक्रम संवत इज नोन फॉर, किस तरह से माना जाता है? सो इट्स अ कल्चरल डॉक्यूमेंटेशंस, यहाँ पे कल्चरल के हिसाब से विक्रम संवत माना जाता है, कोई ट्रेड वगैरह से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद है यहाँ पे देशीनामा फोकस इज ऑन द विच एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। देशीनामा के अंदर सबसे ज़्यादा क्या लिखा रहता है? तो यहाँ पे इट्स ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, यानी हर रोज़ जो भी काम किया जाता था वो नोट किया जाता था कि आपने आज के दिन में क्या कमाया, क्या खर्चा किया, वो लिखा रहता था। तो ये देशीनामा जो था वो ट्रांजेक्शन प्रैक्टिस था।
Okay, next number 10. Which of the following is not the characteristics of the Deshinama? Detailing auditing, handwritten entries, कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे थी। ये तीनों के तीनों जो आपको यहाँ मेंशन किए कि कल्चरल सिग्निफिकेंस था, यानी वो कल्चर के हिसाब से चलता था। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर यानी उसके लिए कोई रूल नहीं था कि यही बंदा अकाउंट्स लिख पाएगा। इनफॉर्मल था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था। जैसे कि अभी के कह सकते हैं कि फॉर्मल स्ट्रक्चर है, जिसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, वही अकाउंट्स लिख सकते हैं या वही हम कह सकते हैं ऑडिटिंग कर सकते हैं। ये कल्चरल था, सॉरी इनफॉर्मल था। यहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। अच्छा, ये हैंड रिटन एंट्रीज की हाथ से लिखे जाते थे ये। ओके, डिजिटलाइजेशन तब के टाइम पे था नहीं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो डिटेलिंग ऑडिटिंग, यहाँ पे हिसाब लिखने के लिए लिखे जाते थे, एक कल्चरल सिग्निफिकेंस के हिसाब से लिखे जाते थे। उसको चेक करने की बात नहीं होती थी, यानी उसका ऑडिटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विक्रम संवत इज वर्क एम्फेसाइज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ। किसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिखा रहता था? तो ये विक्रम संवत जो है वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के हिसाब से किया रहता था, डिजिटलाइजेशन या इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द देशीनामा सिस्टम पेज फॉर पूजा इज यूज फॉर। यहाँ पे पूजा का पेज होता है, यानी पूजा का पेज यानी पूजा करना होता है उसके ऊपर। तो दिवाली के अगले दिन जो धनतेरस का दिन होता है, उस दिन चौपड़ा पूजन होता है। उस दिन पे ये पहले पेज पे स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है और वहीं पे आपको स्वस्तिक करके श्री गणेशाय नमः श्री सवा लिखना होता है। तो एक रिलीजियन ऑफरिंग है, इट्स रिलीजियस ऑफरिंग नोट्स है, तो इसे पूजा का पेज कहा जाता था। ओके, दैट इज पेज फॉर पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड श्री सिग्निफिकेंस। श्री का मतलब क्या होता है? तो श्री हर एक बंदे के नाम के आगे श्री या श्रीमान लिखा रहता था। इसी तरह से देशी नामा के अंदर श्री लिखा रहता था किसी भी बंदे को रिस्पेक्ट देने के लिए। सो आंसर इज बी, इट्स रिस्पेक्ट। श्री इज टिपिकली प्लेस बिफोर विच ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ लिखा रहता था? कोई भी व्यक्ति के नाम होता है, उस नाम के सामने वो आगे नाम नाम के आगे लिखना था श्री पगार खाते, या फिर कह सकते हैं श्री मनीष खाते, इस तरह से। तो नाम के आगे लिखा रहता था। विच ऑफ द कम्युनिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कम्युनिटी इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द देशीनामा। तो यहाँ पे देशीनामा मैंने आपको बोला था कि गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता था। लेकिन अगर माना जाए तो सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी इसके ऊपर डिपेंड रहती थी वो मारवाड़ी प्रजाति, यानी कि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ होता था। गुजरात में भी होता था, लेकिन गुजराती यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। एज पर इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है उसके हिसाब से यहाँ पे मारवाड़ी वर्ड का यूज़ किया हुआ है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विक्रम संवत प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट विच फील्ड, कौन से अकाउंटिंग फील्ड से है? इट्स अ मेडिसिन। विक्रम संवत जो होता है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब, उसके हिसाब से हमारा कैलेंडर ईयर शुरू होता है। जो विक्रम संवत था वो हमारा जैसे कि कार्तक सुद पड़वा से लेके शुरू करते हैं, यानी कार्तक महीने की सबसे पहली तिथि से लेके आसो मंथ, जो कि लास्ट मंथ ऑफ गुजराती कैलेंडर है, उसकी लास्ट डेट तक का होता था। तो ये जो आपको इम्पैक्ट है इसकी, वो अकाउंटिंग इम्पैक्ट आती थी, कोई इंजीनियरिंग या फिर एग्रीकल्चर इम्पैक्ट नहीं थी उसमें। कहीं पे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। नेक्स्ट, द पेज फॉर पूजा रिफ्लेक्ट द इंटीजर्स ऑफ, यानी वहाँ पे कौन सी चीज़ लिखी जाती थी? सो टेक्नोलॉजी या फाइनेंस या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं, यहाँ पे रिलीजियस यानी धार्मिक पूजा की जाती थी, और बिजनेस यानी कॉमर्स से होता था। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको एक यहाँ पे मेंशन किया रहता था कि जैसे आप श्री लक्ष्मी माता को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हम यहाँ बिजनेस में 1 रुपया इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप उसका 1.25 यानी कि सवाया करके हमें वापस कीजिए। सो इट्स अ रिलीजियस एंड कॉमर्स, यानी एक धर्म से भी आप लक्ष्मी माता के हिसाब से अभी ये करोगे और बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी होगा। सो इट्स रिलीजियस एंड कॉमर्स इट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन देशीनामा रिकॉर्ड श्री इज ऑफ्टन यूज टू डिनोट। किसको दिया जाता था? श्री जो है किसके लिए दिया जाता था? क्योंकि हर एक बंदा इम्पॉर्टेंट है, हर एक बंदा जो है वो रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए यहाँ पे दिया जाता था, कॉम्प्लेक्सिटी या ट्रेडिशन के हिसाब से नहीं। तो यहाँ पे इट्स ऑफ्टन यूज टू डिनोट दैन इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस के हिसाब से नहीं, गलत आंसर है यहाँ पे, इम्पोर्टेंस नहीं आएगा, आंसर इज ट्रेडिशन। ट्रेडिशंस के हिसाब से आता था। श्री इज एन ऑफ्टन यूज टू डिनोट एन ट्रेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है नंबर 19,
द इंक्लूजन ऑफ द श्री ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर, ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट होता था? तो ये कल्चरल आइडेंटिटी मेंशन करता था कि हमारे कल्चर के अंदर हम हर एक बंदे को रिस्पेक्ट से बुलाएंगे, श्री लगाएंगे. सो आंसर इज कल्चरल आइडेंटिटी. नेक्स्ट, अ बैलेंस्ड अकाउंट इन देशीनामा शुड हैव. बैलेंस का मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल होना. सो आंसर इज इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट्स. ओके, सो तभी उसको हम बैलेंस कह पाएंगे. सो आंसर बैलेंस्ड में माता क्या है? तो इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देशीनामा एम्फेसाइज ऑफ द विच राइटिंग स्टाइल, किस तरह से लिखा रहता था? तो ये जो आपका राइटिंग स्टाइल जो होगा, इनफॉर्मल है, क्रिएटिव है, सिंप्लिसिटी है, या फिर फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड है. तो देखो यहाँ पे जो नामा है, विच राइटिंग स्टाइल जो होता था वो देवनागरी लिपि से प्रोत्साहित होकर यहाँ पे आप अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखना होता था. ओके, सो यहाँ पे आप जो भी लोकल लैंग्वेज है, लेकिन एक शर्त थी इसके अंदर, आप कोई भी लैंग्वेज में इसको लिखो, लेकिन ऊपर जो जैसे हिंदी में ऊपर लाइन करते थे, ओके, इसी तरह से यहाँ पे था. तो एक फॉर्मल मैथड जो थी और एक स्ट्रक्चर था, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना होता था. सो इट्स फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, इन द देशीनामा सिस्टम द साल रेफर्स टू सल कहते हैं. तो सल इज एन, क्या होता था इन देशीनामा सिस्टम? द सल रेफर्स टू क्या होता है? तो सल का मतलब होता है एक्सपेंसेस अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, असेट्स अकाउंट है, इनकम अकाउंट है. तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे सल का मतलब होता है पार्ट, यानी कि कॉलम्स. ओके, जिसे हम सल कहते हैं. यहाँ पे आंसर्स जो हमारे पास है, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है. सो आंसर 22 के अंदर हम कोई आंसर नहीं देंगे. सल रिफर्स टू क्या होगा? नेक्स्ट, नंबर 23, द विक्रम संवत इज ऑफ्टन रिफ्लेक्ट द डिस्कशन अबाउट. किसके लिए होगा यहाँ पे? जी, विक्रम संवत जो होता है वो यहाँ पे हिस्टोरिकल फिगर्स मेंशन करता है कि कितने साल हो गए, कितने साल पुराना है, वो हिस्टोरिकल फिगर्स मेंशन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन बुक टू यूज इन द देशीनामा? तो कॉमन बुक जो नॉर्मली जो बनाई जाती थी वो होता है, देखो, टैक्स लेजर्स या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट या बैलेंस शीट पहले नहीं बनती थी. सबसे पहले जब दुकानदार अपने दुकान में जो भी ट्रांजेक्शन होते थे वो सारे ट्रांजेक्शन लिखते थे तो वो रफ बुक में लिखते थे. उसके बाद वो रोज मेल या बैठा मेल में जाता था. सो आंसर आएगा रफ बुक. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा है विच deity of the often associated with the page for पूजा इन अकाउंटिंग. ओके, किससे होता था? तो कि हमें सबसे पहले हम देखो गुजराती में माना जाता है कि किसी भी काम से शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करना ज़रूरी है. तो यहाँ पे कौन से थे? तो गणेश जी की थी और लक्ष्मी जी की भी थी. ओके, ये दोनों को यहाँ पे आंसर दे सकते कि गणेश जी की पूजा की जाती थी. ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द पेज फॉर पूजा, लक्ष्मी जी का श्री सभा लिखते थे और गणेश जी का लिखते थे श्री गणेशाय नमः और स्वस्तिक का चिन्ह बनाते थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंटिंग इज यूज. क्रेडिट साइड कौन से होती थी? तो यहाँ पे स्वाभाविक है, जो एक्सपेंसेस होते थे और लॉसेस होते हैं वो डेबिट साइड लिखे जाते थे और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स या फिर हम कह सकते हैं उसके गेन्स लिखे जाते थे. सो इसका मतलब होता है क्रेडिट साइड जो था वो हमारा डॉक्यूमेंट रेवेन्यूज थे. ओके, नाउ एक्यूरेसी इन द राइटिंग अकाउंट्स इज क्रूशियल टू. ओके, यहाँ पे लिखा था उसमें एक्यूरेसी रखना ज़रूरी है. वो कल्चरल इंटीग्रिटी के हिसाब से, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से, या फाइनेंशियल ग्रोथ के वगैरह लीगल कॉम्प्लेंस की वजह से. पहली चीज़ तो जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी इस तरह से होगा कि आप यहाँ पे कोई कल्चरल इंटीग्रिटी नहीं होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ भी नहीं होगा. यहाँ पे आंसर आएगा लीगल कॉम्प्लियंस. एक्चुअली कह सकते हो उस टाइप पे कायदा कानून नहीं था, लेकिन जो राजा महाराजा थे वो उनके जो भी अकाउंट्स लिखे जाते थे वो अकाउंट्स को चेक नहीं करते थे, लेकिन वो देखते थे कि अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच कर रहे हैं इसका मतलब कि वो सही सही लिखा गया है. सो डेबिट क्रेडिट अगर मैच हो गया तो वो आपकी एक्यूरेसी मेजर करता था. तो ओके, तो ये जो सिस्टम था उसके हिसाब से हम लीगल कॉम्प्लियंस की वजह से कह सकते हैं इसको. नेक्स्ट, द यूज ऑफ द पेज फॉर पूजा इन अकाउंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ. आगे भी आ चुका है, ये कल्चरल है हमारा, कि कल्चरल हेरिटेज मेंशन किया जाता है कि हम आज भी वही पुरानी तरीके से लिखते हैं. आज भी हम कितने भी मॉडर्न हो गए,
हम क्या कहते हैं, लक्ष्मी माता का या सरस्वती माता का पूजन करते हैं। तो ये हमारा एक कल्चरल हेरिटेज है। नेक्स्ट, ऑन द डेबिट साइड वन वुड टिपिकली रिकॉर्ड्स, नॉर्मली मैंने अभी बताया कि डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखे जाते थे और क्रेडिट साइड पे सारे इनकम्स एंड गेन्स लिखे जाते थे। तो डेबिट साइड के ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे। ओके, वन मैथड ऑफ द राइटिंग ऑफ देशीनामा सिस्टम इज इंक्लूड्स, तो मैंने बताया कि यहाँ पे पहले के ज़माने में कोरे कागज़ पे लिखा रहता था। जो देशीनामा सिस्टम है वो बेसिकली किस तरह से लिखा रहता था, तो देशीनामा सिस्टम के अंदर कोरे कागज़ पे लिखा रहता था। उसके ऊपर स्केल का भी यूज़ नहीं करते थे, उसको पेज फोल्ड कर देते थे। जो पेज फोल्ड करने की जो मेथड थी उसे हम कहते थे सल, जो आगे हमें आगे आगे SAL सल, तो सल के अंदर हम लिखते थे। और वो हैंड रिटन नोट यानी कि ब्लैक इंक से लिखा रहता था वो टिपिकली। आज के दिन में भले ही हम उसको ब्लू इंक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इट्स वन हैंड रिटन नोट्स एंड राइटिंग बाय द ब्लैक इंक। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द राइटिंग अमाउंट्स देशीनामा सिस्टम ऑफ्टन यूज, सो यहाँ पे किस तरह से लिखा रहता था, ग्राफिकली लिखा रहता था, वर्ड्स में लिखा रहता था, नंबर्स में लिखा रहता था। तो यहाँ पे जो राइटिंग की बात करें देशीनामा के अंदर ओनली नंबर्स लिखे जाते थे। ओके, कोई यहाँ पे नंबर और वर्ड्स में लिखना नहीं ज़रूरी था, ओनली नंबर्स में आंसर आएगा। सो देशीनामा ऑफ्टन यूज द नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स में लिखे जाते थे। ओके, नेक्स्ट 32, द यूज ऑफ द लोकल डेलीगेट्स ऑफ द देशीनामा इज इम्पॉर्टेंट फॉर, सीधी बात है, लोकल डेलीगेट्स की बात कर रहे हो तो उसके कल्चर के हिसाब से वो मेंशन किया रहेगा। सो आंसर इज बी, कल्चरल आइडेंटिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद द देशीनामा, देशीनामा जनरली मैंने बताया गया था कि गुजरात महाराष्ट्र के वहाँ लिखा रहता था, तमिल में नहीं, साउथ में कभी इसका यूज़ नहीं किया गया। सो देशीनामा इज नॉट लैंग्वेज टिपिकली एसोसिएटेड विद द देशीनामा, इज तमिल लैंग्वेज। नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस विद द राइटिंग अमाउंट इन वर्ड्स इज इंटेंडेड टू, नॉर्मली क्यों हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग द इन वर्ड्स, ये बात चल रही है तो वो ये कह सकते हैं हम कि क्यों हम फिगर में भी लिखते हैं और वर्ड्स में लिखते हैं, ताकि कोई वर्ड्स में कोई फिगर में ऑल्ट्रेशन कर सकता है, वर्ड्स में ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकता। सो इसीलिए ये राइटिंग अमाउंट्स फॉर अवॉइड फ्रॉड्स, ये फ्रॉड्स बचाने के लिए था। आपने किसी को 15,000 का चेक दे दिया और सिर्फ अमाउंट में लिखा था, पीछे वो 1 0 ऐड कर सकता है तो 1,50,000 हो जाएंगे। ओके, अगर थोड़ी बहुत जगह बच गई तो अगर वर्ड्स में लिखा होगा साथ में तो वो नहीं कर पाएगा। सो अवॉइड फ्रॉड्स के लिए यहाँ पे राइटिंग इन अमाउंट इन वर्ड्स भी लिखा रहता था। ओके, द यूज ऑफ श्री इज रिफ्लेक्ट टू द कल्चरल वैल्यूज, हम यहाँ पे कल्चरल वैल्यूज के हिसाब से हम श्री या श्रीमान लगाते थे। ओके, द टर्म बैठोमेल रिफ्लेक्ट्स टू, जो बैठोमेल था, इट्स बैठोमेल यहाँ पे कह सकते हैं ये टाइप्स ऑफ लेजर नहीं है, इट्स अ जर्नल एंट्री। ओके, ये जर्नल एंट्री तरह की है। रोजमेल जो था और बैठोमेल, दो तरह का यहाँ पे बुक्स बनाई जाती थी। अगर ट्रांजेक्शन यानी डेली ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है, यानी कि बड़ा बिजनेस है, डेली 200-300 ट्रांजेक्शन होते थे, तो ऐसे केसेस के अंदर स्मॉल वैल्यूज़ वाले बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते थे तो हम उस पर रोज मेल में लिखते थे। लेकिन अगर बड़ा बिजनेस है और हाई वैल्यू वाले दिन के 3-4 ही ट्रांजेक्शन होते थे, यानी कम ट्रांजेक्शन होते थे, तो 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए या 1 हफ्ते के लिए एक अलग से बुक बनाई जाती थी जिसमें पूरे 1 हफ्ते के या 1 महीने के अकाउंट्स लिखे जाते थे, उसे हम बैठोमेल कहते थे। तो बेसिकली इट वॉज अ जर्नल एंट्री। ओके, बेसिक अकाउंट, ये टाइप्स ऑफ लेजर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नंबर 37, द टर्म क्रेडिट एंड डेबिट इन देशीनामा प्रिलिमिनरी रिलेटेड टू, सो डेबिट कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसका 2 फोल्ड इफेक्ट होता है, या आप देशीनामा में लिख लो या फिर आप डबल एंट्री सिस्टम में देख लो। सो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होते थे उसके 2 फोल्ड इफेक्ट्स कह सकते हो आप, उसकी 2 इफेक्ट कह सकते हैं डेबिट क्रेडिट। नंबर 38, विच मैथड इज लिस्ट टू यूज इन द राइटिंग अमाउंट इन देशीनामा, कौन सी मैथड्स यूज की जाती थी, तो यहाँ पे जो थी ये नॉर्मली जो विच मैथड, तो यहाँ पे वर्ड्स में लिखा रहता था, नंबर्स में लिखा रहता था, रोमन न्यूमरल्स में लिखा रहता था या सिम्बॉल्स में लिखा रहता था। ओके, यहाँ पे देशीनामा की अगर बात करें तो यहाँ पे सिम्बॉल्स या नहीं यूज़ किए थे, यहाँ नंबर्स यूज़ किए जाते थे। सो आंसर इज बी, वर्ड्स भी नहीं यूज़ किए जाते थे। अगर अमाउंट की बात करते हो, विच मैथड इज लिस्ट यूज, ओके, सबसे कम का या
क्या यूज़ हुआ है, लिस्ट यूज यानी सबसे कम जो नंबर यहाँ पे यूज़ हुआ है, सो वो आंसर आएगा आपके अंदर रोमन नंबर्स सबसे कम यहाँ पे यूज़ किए, कब कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं हुए थे। नंबर 39, विच इज एसेंशियल इंक एसेंशियल इंक इन द देशीनामा सिस्टम। एसेंशियल इंक यानी सबसे बेसिक क्या होता था, यानी शुरुआत कहाँ से होती थी। तो सबसे पहले बेसिक जो होती थी वो रफ बुक की होती थी। रफ बुक के बाद आपकी जनरल एंट्रीज लिखी जाती, जिसे हम क्या कह सकते हैं, बैठोमिल या रोजमिल बना जाता था। उसके बाद हम उसमें से लेजर पोस्टिंग करते, जिसे वही खाता कहते थे। और उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे, जिसे आवरो कहते थे। ओके, फिर बैलेंस शीट, जिसे हम सरवैयू कहते थे। ओके, सो यहाँ पे जो बेसिक होगा वो रफ बुक से शुरू होगा, यानी प्राइमरी नोट्स होगी ये सी एसेंशियल इंक विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे द फंक्शंस ऑफ खाता बही इज। खाता बही में क्या होता था। तो खाता बही इट्स, आप कह सकते हो, इट्स एन ट्रैक द डेली ट्रांजेक्शन। हम डेली ट्रांजेक्शन उसके अंदर लिखे जाते थे कि हर रोज जो आपके पास है वो, और इसे हम डॉक्यूमेंट्री एसेट्स भी कह सकते हैं। ओके, कि आंसर ज़्यादा परफेक्ट आंसर मैं बता जाता हूँ तो इसे डॉक्यूमेंट एसेट्स कहा जाएगा। कि जो डॉक्यूमेंट एसेट्स का मतलब होता है जो पेपर एसेट्स होता है, सॉरी यहाँ हम पेपर एसेट्स के बारे में यूज़ नहीं कर सकते। सो आंसर हमारे यहाँ ट्रैक डिले ट्रांजेक्शन। ओके, नेक्स्ट आवरो। आवरो क्या होता था। आवरो जनरली 15 दिन के बाद एक बनाया जाता था आवरो, और प्रिलिमिनरी डील्स विद, उसके अंदर क्या लिखा रहता था। तो उसके अंदर सारे आवरो जो था वो आपको किससे कितना पैसा लेना है या किसको कितना पैसा देना है वो आपको नॉर्मली यहाँ पे बनाया जाता था। सो इट्स यहाँ पे मेंशन किया रहेगा डैप्स। सो डैप्स इज योर आंसर। अच्छा, श्री बंडोल खातो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडोल खाता। नॉर्मली जिसे हम कैपिटल कहते थे, वो कैपिटल को देशीनामा के अंदर भंडोल कहते थे। ओके, सो यहाँ पे आंसर ए आएगा। असेट्स मैनेजमेंट, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आंसर है कैपिटल। सो इट्स आंसर इज ए, दैट इज कैपिटल। ओके, नंबर सी वटाव खातू। वटाव खातू इसका मतलब होता है डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट कब दिया जाता था। जो भी डिस्काउंट की बात करते हैं तो दो तरह के कैश डिस्काउंट होता है या फिर ट्रेड डिस्काउंट होता है। दोनों डिस्काउंट्स लिखे जाते हैं, लेकिन ऑन बुक्स अगर आप देखा जाए तो हम सिर्फ कैश डिस्काउंट ही मेंशन करते थे। सो यहाँ पे आंसर बी की जगह यहाँ पे है डिस्काउंट अकाउंट, जो कि हमने लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद है द टर्म श्री खाली जगह खातू। ओके, श्री खाली जगह खातू का मतलब क्या होता था। सो इट्स अ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है, जो पता है कि श्री लिख के आप जो भी बंदे का नाम है वो बंदे का नाम लिखोगे, पर्सनस नेम लिखोगे। सो इट्स एन कल्चरल सिग्निफिकेंस, हम उसको इंपॉर्टेंस देके आगे श्री लिखे और पीछे उसका खातू बनाते थे, यानी उसका अकाउंट बनता था। खातू इट्स मीन्स अकाउंट। ओके, उसके बाद मेंशन किया है द टर्म खाता वही रिफ्रेक्स टू। तो खाता वही मैंने बताया कि कोई भी ट्रांजेक्शन रफ बुक पे लिखने के बाद घर जाके वो बंदा यानी अकाउंटेंट्स थे उसके अंदर से रोज मिल या बैठा मिल में नोट करते थे, और जो बैलेंसेस बचते थे उसकी जो लेजर पोस्टिंग करते थे उसे हम खाता वही कहते थे। सो खाता वही इज अ टाइप ऑफ लेजर पोस्टिंग। सो आंसर इज ये आपके पास आ जाएगा, दैट लेजर पोस्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं द टर्म बैठोमिल इज एसोसिएटेड विद द। मैंने बताया कि बैठोमिल जो होता था वो बैठोमिल अगर बड़े बिजनेस में होता है जो कि बिग अमाउंट बोले, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन यानी कम ट्रांजेक्शन्स होते थे। तो यहाँ पे एवरी 15 मंथ या फिर आप कह सकते हो एवरी मंथ या फिर एवरी वीक आप बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आंसर है आपके हिसाब से ये मंथली समरी कह सकते हो आप, उसके अंदर बैठोमेल यहाँ पे लिखा रहता था। ओके, रोजमेल इज एन क्रूशियल फॉर, क्या इंपॉर्टेंट था। सो डेली इनकम एंड एक्सपेंडिचर या फिर जनरल एंट्रीज के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन में नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन था आपका जनरल एंट्रीज। सो ये ज़रूरी था रोजमेल, क्योंकि डेली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल रोल इन। लैंग्वेज कहाँ पे इंपॉर्टेंट था, तो कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते, मैंने अभी बताया कि ज़्यादातर गुजरात महाराष्ट्र में ये ज़्यादा यूज़ होता, सॉरी गुजरात राजस्थान में ज़्यादा यूज़ होता था। तो मारवाड़ी लोग ज़्यादातर यूज़ मारवाड़ी लैंग्वेज करते थे, हिंदी लैंग्वेज करते थे। गुजरात में गुजराती लैंग्वेजेस यूज़ करते थे, हिंदी लैंग्वेज भी यूज़ करते थे। तो ये जो मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, ये प्ले लैंग्वेज इंपॉर्टेंट था। तो ये कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकते थे, ऐसा है।
ओके, नंबर 49 के अंदर क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। विच बुक्स इज स्पेसिफाइंग द ट्रैकिंग द बिजनेस एक्सपेंस। कौन से हिसाब होते हैं जो जिससे आप बिजनेस एक्सपेंस को ट्रैक कर सकते हो कि बिजनेस में इतना इतना खर्चा हुआ है। तो हर एक जो खर्चा होता है उसका एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है, जैसे कि डिस्काउंट अकाउंट बनाया गया, रेंट पे कर रहे हो तो रेंट अकाउंट बनाया गया। ओके, सो उसे खाता वही में दिखा रहा था। वहाँ से पता चलेगा कि कौन सा कितना इनकम है। नॉट ओनली इनकम, वी कैन calculate the assets and expenses also. So tracking not only the business expenses, business income भी यहाँ से मिल सकता था। Okay, the preferred method of the writing amounts in accounts is, नॉर्मली यहाँ पे ओनली नंबर्स में लिखा रहता था, ज़्यादातर वर्ड्स में नहीं लिखा था। लिखते थे यहाँ पे वर्ड्स में भी लिखा रहता था कई कबार। सो हम दो यहाँ पे बोथ लिख सकते हैं, बोथ नंबर्स एंड इन वर्ड्स। ओके, नंबर 50 के बाद नंबर 51, देशीनामा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इनकॉर्पोरेट्स क्या बताता था। देशीनामा के अंदर कौन सी चीज़ बनाई जाती थी कि डॉक्यूमेंटेशंस। तो यहाँ पे जो था ऑफ्टन इनकॉर्पोरेट्स किस तरह से होते थे, ये टेक्निकल जार्गन्स था या फिर लूज यहाँ पे इंटरनेशनल टर्म्स थी या फिर कॉलेक्ट्रियल एक्सपेंशन था या लीगल लैंग्वेजेस थी। तो यहाँ पे देशीनामा की डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये कोई एक यहाँ पे लिखा हुआ था, दैट इज़ लूज पेजेस, यानी कि अगर अलग अलग छोटे छोटे पेजेस में ये लिखा रहता था और उसको बाइंड किया जाता था, हाथ से बाइंड किया जाता था। सो इट्स अ कॉलेक्ट्रियल एक्सपांशंस। यहाँ फिर कह सकते हैं ये गलत है, यहाँ पे हम कहेंगे लूज पेजेस। अच्छा, खाता वही इज अ प्राइमरी यूज फॉर, खाता वही क्या कहते थे। सो इनकम ट्रैकिंग, ये ऑल यहाँ पे कह सकते हो खाता वही से प्राइमरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। ये सारे के सारी चीज़ें, इनकम भी ट्रैक कर सकते थे, एक्सपेंस भी ट्रैक कर सकते थे, लायबिलिटी या फिर एसेट्स भी। अच्छा, रफ बुक जो था इस प्राइमरी फंक्शन, उसका क्या क्या था कि इनिशियल आपको इनिशियल कैप्चर्स इनिशियल ट्रांजेक्शन। जब भी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स होते थे तो एट द सेम टाइम जब ट्रांजेक्शन होते तो रफ में लिख दिया जाता था ताकि कस्टमर को इनकन्वीनियंस न रहे। एक कस्टमर आएगा, उसके साथ जो ट्रांजेक्शन हुआ बुक्स में आप लिखने बैठोगे, तब तक दूसरे कस्टमर आपका वेट करेंगे, तो ऐसा इनकन्वीनियंस ना हो इसकी वजह से क्या करते रफ में लिख देते थे। तो किस तरह से किसके साथ कितने अमाउंट से ट्रांजेक्शन हुआ रफ पे लिखते थे, फिर फायर में लिखा रहता था जिसे हम रोजमिल और बैठोमिल कहते हैं। अच्छा, श्री विगत खातों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, नेक्स्ट विगत खातों। विगत खातों क्या है। विगत खातों जब एक ही दिन के अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते थे, ओके, और सारे एक्सपेंसेस कैश ट्रांजेक्शन के, जैसे हम रेंट भी पे किया तो हम कह सकते हो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने स्टेशनरी आइटम भी परचेज किया तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी एक ही दिन में बहुत सारा कैश ट्रांजेक्शन पेंट किया है। तो विगत खाता के अंदर क्या करते थे, सबको कंबाइन करके हम लिख देते थे। तो यहाँ पे करंट ट्रांजेक्शन्स जो होते थे वो करंट ट्रांजेक्शन्स के अंदर विगत खाता के अंदर लिख देते थे, सामने कैश अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, श्री हत्थु खातु। हत्थु खातु क्या होता था। तो ये हत्थु खातु होता है कि जब आप किसी को पेमेंट करते हो, ओके, आप किसी बंदे को आप पेमेंट करते हो तो ये जो पैसा जिससे भिजवाया जाता था, यानी उसको, यानी क्या कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस की वजह से आप उसको जो पेमेंट करते हो, तो इसे हम कहेंगे कि वेज मैनेजमेंट या वेजेस पेमेंट किया जाता था, उसे हम कहेंगे दैट द वेज मैनेजमेंट। वेज मैनेजमेंट भी नहीं कह सकते, उसको वेजेस कह सकते हो। हत्थु खातु, इट्स एन वन टाइप ऑफ एक्सपेंस। ओके, रेवेन्यू ट्रैकिंग या असेट्स ट्रैकिंग नहीं है, ये एक्सपेंस ट्रैकिंग है, एक्सपेंस इसमें नोट किया जाता था। अच्छा, उसके बाद रखा है ऊपर ऊपर टपके। ऊपर टपके का मतलब क्या होता था। ये दो तरह के होते थे, एक उबलेख होता था, एक ऊपर टपके होता था। अगर किसी बंदे को या 2 या 3 दिन के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंसेस पेमेंट किया है, ओके, 2 to 3 डेज, यानी 2 से 3 दिन के लिए अगर आपने किसी को पेमेंट किया है तो आप उसको ऊपर टपके लिख सकते थे। ओके, और लेस देन 1 डेज के लिए अगर आपने किसी को पेमेंट किया है तो उसे कहते थे उबलेख। ओके, दोनों ही ट्रांजेक्शन ऐसे थे जिसके अंदर कोई भी तरह का एक्सपेंसेस नहीं होता था, यानी उसे हम एक्सपेंस नहीं कंसिडर करते थे। हमने किसी को 1-2 दिन के पैसा लिया तो उसका हम पूरे लीगल अकाउंट्स नहीं बनाएंगे हमारे पास। ओके, तो ये जो था वो ऐसी चीज़ थी। अच्छा, हंसते क्या था। अगर किसी के हाथ से आप पैसे भिजवा रहे हो, ओके, तो ये कह सकते हो कि किसी के जिसके हाथ से आपने पैसा भिजवाया था
तो उसका नाम हम लिखते हैं। जैसे कि किसी बंदे ने आपको, मिस्टर एक्स ने आपके पैसे भिजवा दिए और मिस्टर एक्स ने भिजवाए वाई के हाथ से, यानी वाई को बोल दिया कि आप उसको दे देना। ओके, तो ऐसे केसेस के अंदर जो है वो वाई आपको दे रहा है, तो आप अब जब अपने बुक ऑफ अकाउंट में लिखोगे तो पैसा तो आपको मिला एक्स का, तो एक्स का अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करोगे। ओके, लेकिन किससे मिला था, आपको देने कौन आया था, वाई। तो हंसते उसके नाम के आगे यहाँ पे लिख दिया जाता था उस टाइम पे कि हंसते वाई। ओके, इस तरह से लिखा जाता था। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटिंग ट्रांजेक्शन हो सकता है, उस आप डॉक्यूमेंट बना सकते हो। चलो नेक्स्ट बात करती है कि डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, वो कल्चरल नहीं है। ओके, वो एक कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए बताया जाता है कि आप अगर देशी नाम यानी डबल एंट्री सिस्टम नहीं सीखे हो, तो आप ये नहीं सीखे हो, आप तो उसको थॉरली प्रैक्टिस नहीं की है, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो, तो आपको वो लिखना नहीं आएगा। सो इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, इट्स अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। डबल एंट्री अकाउंटिंग इज एंश्योर, क्या लिखा रहता है, तो उसके अंदर हमारी फाइनेंशियल एक्यूरेसी मेंशन की जाती थी कि हमारा फाइनेंशियल डेटा कंप्लीट है, प्रॉपर है। अच्छा, देशीनामा पद्धति इज टिपिकली रिक्वायर्ड। तो देशीनामा थी वो देशी यानी कि पूरे लोकल एरिया में वो फेमस थी, वो उसको ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं किया था, नेशनली एक्सेप्टेड नहीं किया था। तो ये सिंपल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम था। सो इट्स वाई बी इज योर आंसर कि देशीनामा पद्धति वो टिपिकली रिक्वायर्ड देशीनामा इज सिंपल रिकॉर्ड्स मेथड। नेक्स्ट, हवालों क्या होता है। हवालों का मतलब होता है कि हमें किसी से पैसे, एक बंदे को 1500 रुपये देने भी है और दूसरे एक बंदे से 1500 रुपये लेना भी है ना। तो ऐसे केसेस के अंदर हम क्या कर देते थे, बोल देते थे कि वो भाई को कि भी आप उसको डायरेक्टली पेमेंट कर देना, है ना। तो इट्स कॉल्ड ट्रांजेक्शन वैलिडेशन। आप उसको डायरेक्टली एक दोनों ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दिए कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को पैसा दे देगा, हम वहाँ से निकल जाएंगे। तो इट्स कॉल्ड हवाला। श्री उबलेख खातू, अभी बताया कि ये क्या होता है उबलेख खातू, मैंने आप आगे भी बताया कि अगर उबलेख या ऊपर के दो होता है, अगर किसी बंदे को लेस देन 1 डे यानी कि एक दिन से भी कम टाइम के लिए अगर आपने किसी को पैसा दिया है, तो वो अमाउंट आपके उबलेख खाते में जाएगी। और ये सिर्फ आपको कम्युनिटी सपोर्ट कह सकते हो, यहाँ पे कम्युनिटी सपोर्ट के हिसाब से होगा, ट्रांजेक्शन वैलिडेशन नहीं होता, इसका जनरली ट्रांजेक्शन ही नहीं कहते। ओके, श्री चांदला खातू, नॉर्मली श्री चांदला खातू क्या होता है, तो चांदला खातू यहाँ पे जो है सारे एक्सपेंसेस, यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो गलत है। चांदला खातू का मतलब समझ लेते हैं, जब कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी बिजनेस रिलेशन मेंटेन करने के लिए बिजनेसमैन यानी अपने जिससे जो भी सप्लायर्स है या जो भी कस्टमर्स है उसके साथ रिलेशन मेंटेन हो जाते हैं, तो उनके अगर यहाँ कोई अगर शुभ प्रसंग है, अवसर है उनके घर पे और आपको इनवाइट किया है, तो आप खाली हाथ तो जाओगे नहीं, गुड गिफ्ट लेके जाओगे या फिर कोई कवर एनवलप लेके जाओगे, तो वो जो उसमें पैसा रखोगे तो वो एक्सपेंस हो गया आपके बिजनेस रिलेशन मेंटेन करने के लिए। तो ये अमाउंट थी वो चांदला खातों के हिसाब से लिखा रहता था। तो आप कह सकते हो आपकी कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन अगर ये ऑप्शंस में से लिखना है तो ओके, इसे कम्युनिटी कंट्रीब्यूशंस भी कह सकते हो। श्री तसलमात खाते, तसलमात खाता क्या था, तो तसलमात खाता का जो रूल बनता था कि जब आप कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो लेकिन आप भूल जाते हो कि ये कौन से अकाउंट में डेबिट करना है या कौन से अकाउंट में क्रेडिट करना है, तो टेम्पररीली आपको जो अकाउंट्स बनाना है उसे कहते हैं श्री तसलमात खाते। ओके, जब आपको वो नाम याद आ जाएगा, जैसे कि आपने किसी के लिए आपने पेमेंट किया है, महेश भाई को पेमेंट कर दिया आपने, लेकिन किसके लिए किया था, वो रेंट का पे किया था या सैलरी का पे किया था, यानी किस चीज़ में लिखना था वो कंफर्म नहीं है अभी। तो आप क्या करिए, पैसे तो जा रहे, सो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, लेकिन डेबिट फिलहाल हम तसलमात को कर लेंगे। जब ये कंफर्म हो जाएंगे तब उसको हम क्या कर देंगे, वो पर्टिकुलर अकाउंट ओपन करके तसलमात अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो ये तसलमात होता था। अच्छा, द चॉइस ऑफ राइटिंग द मैथड्स अफेक्ट, चॉइस ऑफ राइटिंग मैथड्स क्या होता था, तो राइटिंग मैथड्स होती थी वो डिपेंड्स कह सकते हो कि आप किस तरह से लिख सकते हो। ओके, तो वो चॉइस ऑफ राइटिंग मैथड्स आप किस तरह से, नॉर्मली मैंने बताया कि आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, सो वो लैंग्वेज आप कोई भी प्रीफर कर सकते हो यहाँ पे, और शर्त ये है कि ऊपर हिंदी में जैसे ऊपर लाइन करते थे इस तरह से आपको लिख सकते हो। तो चॉइस ऑफ राइटिंग मैथड्स वो प्रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, श्री देशावर खाते क्या होता था, देशावर का मतलब क्या होता था कि नॉर्मली क्या था कि जब कोई बंदा बाहर गांव जा रहा है, कोई
गुड्स परचेज के लिए मुनीम जा रहा है या फिर ओनर जा रहा है कोई भी, तो एक लमसम अमाउंट उसको पे कर दी जाती थी। तो वो लमसम अमाउंट टेम्पररी उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता था कि भी कैश गोज आउट तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया, लेकिन उसके देशावर अकाउंट में डाल दिया जाता था। वंस ही रिटर्न्स, जब वो खरीदारी करके वापस आएगा, हमको हिसाब देगा, बाकी का पैसा वापस करेगा, तब वो ये देशावर अकाउंट क्लोज कर देते हैं। इसी तरह से द टर्म कबूलात, कबूलात यही था कि एक दूसरे के एक पर्सन दूसरे पर्सन से हम क्या करते थे, उसको कह देते थे कि भाई ये तो इससे पैसे ले लेना, तो इससे पैसे ले लेना, यानी डायरेक्टली एक दूसरे के साथ हम टैक्स एग्रीमेंट कर देते थे। सो यहाँ पे अमाउंट का जो सेटलमेंट करना होता है उसको कबूलात कहते थे। ओके, सो ये हमने कुछ 66 MCQs देखे हैं जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड थे, देशीनामा से रिलेटेड। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो लेके हम आपके सामने फिर से आएंगे, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी अकाउंटिंग्स के होगा या फिर IKS का होगा या फिर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम आपको ये चैनल पे देते रहेंगे। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हैव अ गुड डे।